अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और इस वक्त बड़ी खित्ते में चेंजेस हो रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर दिया, इससे पहले नेपाल भी नया नक्शा जारी कर चुका है और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चाइना भी एक नया नक्शा जारी करेगा और फिर हिंदुस्तान जो है बहुत बुरी तरह स्क्वीज होगा। उसको एक नहीं, दो नहीं, 3 मुल्कों से फिर उसको नबर्द आजमा एक साथ होना पड़ेगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के रिटायर्ड टॉप जो आर्मी ब्रास है उनसे एक मीटिंग की, उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। उसमें पता करेंगे क्या हुआ। और ये कि आज इंडियन मीडिया तो बड़ा शोर मचा रहा है, राफेल्स पे इजाफी फोर्सेस जो हैं वो लद्दाख में भेजी गई हैं, लेकिन क्या इंडिया वाकई चाइना से लड़ सकता है या इंडिया एक पब्लिक मूड बना रहा है? इन सारी बातों का जवाब देंगे मेरे जनरल रिटायर्ड एजाज अवान मेरे साथ हैं आज। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि जनरल कमर बाजवा ने जो मीटिंग की टॉप ब्रास के साथ, उसका यानी लुबे लुबाब क्या है? मैं उस मीटिंग में नहीं था, वो लाहौर में हुई और उसमें फॉर्मर चीफ और सर्विंग जनरल ऑफिसर्स और जो लाहौर बेस्ड ऑफिसर्स हैं उनसे उनका राब्ता हुआ है। अभी तक रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड थे, फेज 2 में वो राब्ता करेंगे, जिसमें यहाँ भी 3 से 4 फॉर्मर रिटायर्ड चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ 2 रह रहे हैं और कुछ जनरल ऑफिसर्स भी होंगे। उस वक्त मैं कुछ कमेंट कर सकूंगा फिलहाल, बट अंडरस्टैंडेबल ये है कि जो मौजूदा एनवायरनमेंट है, जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही हैं, जो इंडिया के साथ एक ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हमारी सिचुएशन है, इसमें यकीनन उन्होंने उनसे कुछ मशावरत भी की होगी और अपना व्यू पॉइंट उनके सामने रखा होगा ताकि उनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट करके वो उनसे कुछ इनपुट्स ले सकें। ये मेरा एक जनरल अंदाजा है, बट इनसाइड बात क्या हुई है मुझे उसका इल्म नहीं। अच्छा, एक बात तो मैंने ब्रेक करनी है जनरल साहब, एक मैं न्यूज़ ब्रेक करना चाहता हूं ताकि लोगों को एक बात पता चले कि अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो सो नहीं रहे या डरते नहीं है मोदी से। इस वक्त कश्मीर की तमाम लीडरशिप जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को सिर्फ सिफारती बुनियादों पे कश्मीर के लिए आवाज उठानी है, कुछ और नहीं करना। इससे उनकी जो इंडिजिनियस मूवमेंट है उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, इस प्राइम मिनिस्टर जो लीड रोल में हैं और यकीनन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनका एक नैरेटिव है, उनकी एक सोच है जिससे तमाम तर पॉलिसीज ने हम आहंगी इख्तियार करनी है। मैं उससे शायद मुकम्मल तौर पे इसलिए इत्तफाक नहीं करूंगा क्योंकि उनकी सोच ये है कि अगर हम किसी किस्म की कोई इमदाद करते हैं कश्मीरी जो इंतिफादा है उसकी, तो उन पर इल्ज़ाम लगेगा और उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। अगर ये सोच है तो देखें, कश्मीर पूरे का पूरा कश्मीर हल तलब मामला है। मेरी सोच ये है कि ये कश्मीर जिसे हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा है, ये 1 यूनिट है। आधी यूनिट को आप आउट ऑफ बैटल रख के उनको जंग में शिरकत से रोक कर अगर आप आधे लोगों को 8 लाख फौज के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली वाइज स्टेप नहीं है। और कश्मीरियों को अपने हक की जंग का जो उनको यूएन रेजोल्यूशन जिस जंग का इख्तियार देते हैं, वेपन उठाने का इख्तियार देते हैं, उन्हें उस हक से डिप्राइव नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अगर अपने हक की जंग में शरीक होना चाहिए तो उनको शिरकत से रोकना नहीं चाहिए। लेकिन वो यूएन जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि आपने बॉर्डर पार नहीं करना है, मुझे यूएन से आने दें, मैं वापस आके बताऊंगा कि आपने कब बॉर्डर पार करना है। अब इससे लगता यह है, मेरी जो सोच है कि आप आधे कश्मीर को जंग से बाहर रख रहे हैं, जिनकी बहनों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके बच्चों को और अगली नस्लों को ब्लाइंड किया जा रहा है, जिनकी नौजवान क़यादत को उठाकर पाबंद सलासिल किया जा रहा है। अगर उन लोगों को आप आधे कश्मीरियों को ये कहेंगे कि आपने जंग में शिरकत नहीं करनी, तो मेरे ख्याल में इसमें कॉज का नुकसान होगा, क्योंकि पूरे का पूरा कश्मीर 1 यूनिट है और सबको यूएन रेजोल्यूशन इस बात का हक देता है। हमने ये जो नया नक्शा बनाया है, इसमें भी पूरे के पूरे कश्मीर को एक हल तलब मामले के तौर पर पेश किया है
کسی پہ اپنا حق نہیں جتایا کہ یہ پارٹ آف پاکستان ہے. تو اگر آدھے لوگ اپنا حق مانگ ہی نہیں سکتے, وہ اس جہاد میں, اس اپنے انتفاضہ میں شریک ہی نہیں ہو سکتے, تو میرے خیال میں یہ اتنا میچیور سٹیپ نہیں ہے. اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. آج جب وہ خطاب کر رہے تھے مظفر آباد میں, تو ستار ابراہیم صاحب نے اور ترابی صاحب نے, ان سے ترابی صاحب نے تو دو ٹوک کہا کہ آپ جہاد کی بات کریں, جہاد سے یہ بات حاصل ہوگی, ڈپلومیسی سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ستار ابراہیم نے کہا کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا, اور پرائم منسٹر فاروق نے جو فیض کی نظم پڑھی, اس نظم کا آخری بند یہ تھا کہ تاریخ گلی میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, لیکن ہم ان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, میں جنرل صاحب آپ کو ایک سیویلین پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ اینڈ ناٹ ڈو آئی کلیم, لیکن میں ایک سیویلین پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں کہ ہمارے اوپر دو دھاری تلوار لٹک رہی ہے FATF کی. ابھی تھوڑے دن کے اندر ہمیں ادھر جانا ہے, پہلے وہاں سے ذرا ہم کلیئر ہو جائیں, تو پھر ہم کوئی آواز اٹھائیں نا, یہ نہ ہو کہ وہ یہاں سے ہم یہ آواز اٹھائیں, ادھر سے ہم پہ اپنی پابندیاں لگ جائیں. دیکھیں, اگر آپ نے ان پابندیوں سے ڈرنا ہے, آج جو میں تو دیکھیں میں بات کر رہا ہوں جو سامنے نظر آ رہا ہے اس بات کی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج جس جنگ کا اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں حوالہ دیا, انہوں نے کہا ریاست مدینہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لیٹرز لکھے ان 2 بڑی امپائرز کو, تو اس وقت کیا ان کی معاشی حالت اور فوجی برتری میں وہ پرشین امپائر سے بڑی امپائر تھے؟ پھر انہوں نے آج یہ حوالہ دیا جنگ بدر کا, کہ جب وہ بدر کے میدان میں گئے, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر رول ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر رول ماڈل 313 بدر کے مجاہد ہیں, تو وہ اپنی سامان کی برتری سے اور فوجی برتری سے انہوں نے بدر کا میدان فتح نہیں کیا, ایمان کی طاقت سے لیا, 1000 سے ایمان کی طاقت سے لیا تھا. اگر آج آپ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری پریورٹی ہے, تو پھر اس میں بہت دیر لگ جائے گی. اور اس دیر میں آج پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس 3 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے, جو بھی پالیسی بنانی ہے ابھی بنائیے اور اس کو واضح کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آؤٹ آف دی باکس اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور جن کا یہ UN ریزولوشن کے مطابق حق ہے سیلف ڈیفنس کا, ان کو سیلف ڈیفنس کے حق سے نہ روکیں. میری سوچ یہ ہو سکتا ہے رائٹ. تو اب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو نیا نقشہ بنا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, نئے نقشے کا ایک پرنسپل ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک نقشہ جاری کیا اور انہوں نے کچھ ایسے ایریاز کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا جس پہ ان کا کوئی قانونی حق نہیں ہے, جو حل طلب معاملات ہیں. ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا, نیپال نے بھی اس نقشے کو کاؤنٹر کیا, جو لپو لیک اور کالے پانی کے علاقے تھے ان کے بارے میں, اور ہم نے بھی ان کو یہ بتایا کہ پورے کا پورا کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے, لداخ ایک حل طلب معاملہ ہے, سر کریک ایک حل طلب معاملہ ہے, اور ہمارا کلیم کس ایریا تک ہے. سر کریک میں ہم کہاں تک اپنا ایریا سمجھتے ہیں, اور NJ 9842 جو سیاچن جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں, سیاچن سے کراکرم تک جو انڈیفائنڈ ایریا تھا, ہم نے اس کو کشمیر کراکرم تک لنک کر کے اس پر اپنا کلیم داخل کیا ہے کہ یہ پاکستانی علاقہ ہے. اب اس پاکستانی علاقے میں ہندوستان ایک قابض فوج کی حیثیت سے اندرا کولی پاس سے اوپر بیٹھا ہے, تو وہ ایک اور معاملہ ہے. یقیناً وہ جنگ سے ہی حل ہوگا, کیونکہ ہندوستان قابض ہے ہمارے علاقے کے اوپر. تو ہم نے وہ جو ایک پرسپشن کریٹ کی تھی ہندوستان نے, اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے اپنا فارمل پولیٹیکل میپ جاری کیا ہے, جو ایک اچھا سٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا, چائنا کے 17,000 فوج کے مقابلے میں بھارت نے کل پھر لداخ میں مزید فوجی بھیج دی ہیں. یہ تو ایسکلیشن مجھے اب کم ہوتی نظر نہیں آتی وہاں پہ.
लुकमान साहब, बात यह है मुबशर साहब कि अगर आप एक एलिफेंट को घसीट के पहाड़ पे चढ़ाने लगेंगे तो पहाड़ पे बैठे आदमी ने वो अगर एक पत्थर फेंके तो वो नीचे आने तक एवलॉन्च बन जाता है, वो स्लाइड बन जाती है एक पत्थर। और अगर आप नीचे से एलिफेंट को घसीट के पहाड़ की चोटी पे ले जाना चाहें तो आप देख लें कि लॉजिस्टिक्स कितने चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, और वो एलिफेंट पहाड़ पे कब पहुंचेगा और जंग करेगा। ये कोई मैच नहीं है दोनों कंट्रीज के दरमियान, न मिलिटरीली कैपेबिलिटी के इस्पात से, प्रिपरेशन के एतबार से और लॉजिस्टिक्स के एतबार से इंडिया इज नो मैच। और रफाइल की जो बात कर रहे हैं ना, 5 रफाइल आ जाने से स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज नहीं होता। एक जहाज जब नया इंडक्ट होता है किसी भी एयरफोर्स में तो उसको सर्ज रेट पे फ्लाई करने के लिए 4 पायलट्स चाहिए होते हैं एक जहाज के पीछे। और बहुत एफिशिएंट एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन को अगर ऑपरेशनलाइज करना चाहती है नए जहाज को तो उन्हें कम अज कम 1 साल का वक्त दरकार है। 2 साल मुनासिब टाइम है, लेकिन अगर वो बहुत वार फुटिंग्स पर तैयारी करें तो उन्हें 1 साल चाहिए मुकम्मल उस जहाज को बैटल वर्दी बना के उसके पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। हिंदुस्तान ने सिर्फ 5 रफाइल अभी मंगवाए हैं, 1 हफ्ता नहीं हुआ, वो बैटल वर्दी कैपेबिलिटी नहीं है उनकी अभी। उनमें से भी 2 ट्रेनर्स हैं, तो वो तो आप 3 ही समझ लेना जहाज तो। यस, 3 फाइटर, 2 ट्रेनर हैं, फाइटर ट्रेनर जी। तो वो अब इन 2 जहाजों पे अगर ट्रेनिंग होनी है को पायलट्स की या उन पायलट्स की जिन्होंने मिशन फ्लाई करना है तो एक जहाज के पीछे 4 पायलट होते हैं। हमारे F-17 और F-16 हर जहाज के पीछे 4 फाइटर पायलट हैं, इसलिए वो जहाज अपना पूरा पोटेंशियल दे सकता है जंग में। हिंदुस्तान को ये कैपेबिलिटी हासिल करने में कम अज कम 1 साल लगे। राइट, जनरल एजाज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सुन रहे थे जनरल एजाज अवान की बातें, लेकिन आज मैं आपको चलते चलते एक बात बता दूं कि 5 अगस्त भी है, और 5 अगस्त वो दिन है जब मोदी ने राम मंदिर की बुनियाद रख के सेकुलर इंडिया को दफन कर दिया। और अब मैं कन्विंस्ड हूं कि इंडिया के टूटने में ज्यादा वक्त नहीं है। आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं? मुझे अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।